अपने दफ्तर आईं। पाकिस्तान में अमीरों और गरीबों के लिए अलग अलग कवानीन हैं, क्या आप इससे इत्तफाक करती हैं? देखिए, सिस्टम इस तरह का है कि जो एक तबकाती निज़ाम है पाकिस्तान के अंदर, और उसमें जो कवानीन है कुछ अगर प्रो पीपल भी हैं, लेकिन उनकी अमलदारी भी अगर हम देखें तो वो यकीनन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सिस्टम ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता कि जो आम बंदे को इंसाफ लेकर दे, और या उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो और दूसरी बात यह है कि मैं समझती हूँ कि जब तक असम्बलीज़ के अंदर आम तबकात के लोग नहीं जाएंगे, जब वहाँ पर जागीरदार बैठा होगा, फिर कारोबारी लोग बैठे होंगे, तो फिर उस वक्त तक आम बंदे के जो हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया ही नहीं जा सकता। आसमा जहांगीर साहबा से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक़ था, कैसी इंसान? मेरा उनसे जो ताल्लुक़ बना था 90s की बात है, 1990 की। मैंने उस वक्त मैट्रिक किया था और उसके बाद फिर मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर बनी थी। मुझे वो अच्छी लगती थी कि बहादुर थी, और उसके बाद फिर मैंने ह्यूमन राइट्स कमीशन में काम किया 2007 तक। जब वकला तहरीक के बाद आसमा जहांगीर साहिबा हमें छोड़ के और वो दूसरी तरफ चली गई तो मुझे बड़ा दुख हुआ, और मैंने उनसे मैंने कहा कि आप ये देखिए कि जिस सोच के ख़िलाफ़ आप जदोजहद करती रही सारी उम्र, आप उधर ही जाके बैठ गई, आप पीसीओ जजों के साथ अपनी सियासत शुरू कर दी है बार की। तो यहाँ से फिर मेरा उनसे इख्तलाफ हो गया था, और उसके बाद फिर मेरी आसमा साहिबा के साथ कोई सियासत इकट्ठी नहीं थी। क्या हमारी अदलिया भी तकसीम का शिकार है? बिल्कुल तकसीम का, इससे बड़ी तकसीम क्या होगी जो अभी आपने गुज़श्ता 4-6 महीनों में देखी है। एक मुनक़सिम अदलिया आपकी, और पहले हमें तो पता था, जो हम वकालत के शोबे से हम ताल्लुक़ रखते हैं, हम जजेस को देखते भी थे कि किन किन छोटी बातों में भी उनके आपस में इख्तलाफात होते थे, लेकिन अब तो पूरी कौम ने देख लिया, अब तो कोई ढकी छुपी बात नहीं, और ये चीज़ें अब फैसलों पर असरअंदाज हो रही हैं। क्या नए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस तकसीम को ख़त्म या कम कर सकेंगे? देखिए, ये तो फिर अब टाइम बताएगा, लेकिन उनसे तवक्कुआत तो हमें यही अभी कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो नए आए हैं, अब देखते हैं कि वो कैसे चलते हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के चीफ जस्टिस बनने के बाद से कुछ सियासी जमातें बहुत खुश हैं, क्या वजह? देखिए, ये तासुर भी उन्होंने ही डिस्पेल करना है कि वो किसी जमात के चीफ जस्टिस नहीं, वो आइन और कानून के चीफ जस्टिस हैं। लेकिन एक चीज़ मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड पे जाऊँगी। आपको याद है मेमो गेट स्कैंडल हुआ तो एक पीपल्स पार्टी नाराज़ हो गई, उसके बाद उनका जब कोयटा कमीशन रिपोर्ट आई तो नून लीग नाराज़ हो गई, फैज़ाबाद की जजमेंट आई तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी नाराज़ हुई, और कुछ और पीटीआई के लोग भी उनसे नाराज़ हुए। तो अब मेरा ख्याल है कि अब इस वक्त उनको ये चाहिए, और हर जज को चाहिए, सिर्फ उनको नहीं चाहिए, जो पहले मैंने बात की है कि सिर्फ उन मद्देनज़र रखें कि आइन और कानून क्या कहता है। तो कोई नाराज़ होता है तो होए, ये उनकी क्या गर्ज है किसी के साथ, जज की क्या गर्ज होती है? मुल्क की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर हुई, इससे हमारे निज़ाम अदल पर किस किस्म के असरात मुरतब हो? देखिए, मैं तो समझती हूँ कि अच्छी बात है, और मैं तो कहती हूँ कि हर इंपॉर्टेंट केस सिवाय उन केसेस के जहाँ पर आपको सीक्रेसी कुछ चीज़ों की रखनी पड़ती है, जहाँ पे पर्सनल केसेस होते हैं, ख़वातीन के हवाले से हो गए या उस तरह के जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, लेकिन जनरली ख़ास तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो हैं उनको बिल्कुल ओपनली आना चाहिए, और जो सियासी जमातों के हवाले से बात होती है, उनके अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, अदारों की भी, सिर्फ सियासी जमातों की नहीं, उन सब को पब्लिक के सामने आना चाहिए। अच्छा अमल है, मैंने तो उसको, और दूसरा ये कि लोगों को पता भी चले कि ये जो बड़ा एक तासुर होता है अदारों का, जुडिशरी का भी, और कुछ ऐसे वकला भी आगे आते हैं जिनको सिस्टम सपोर्ट करता है, तो वो भी एक्सपोज हों। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को कौन से काम तरजीही बुनियादों पर करने चाहिए? देखिए, एक तो सबसे पहले जो आइन की बहाली का काम है, हम समझते हैं आइन इस वक्त बहाल नहीं, गैर फ़ाल आइन है, तो उसमें इलेक्शंस के हवाले से जो कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शंस हों, उस हवाले से जो पिटिशन्स पेंडिंग हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से हैं, जो बिल्कुल मतलब एक बुरी तरीन एग्जांपल है कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से, मिसिंग पर्सनस के इश्यूज़ हैं। फिर उसके बाद जो ये पिटिशन्स पेंडिंग हैं फंडामेंटल राइट्स के हवाले से, और ख़वातीन का जो हम हमेशा जिक्र करते हैं 9 मई के वाक़यात के ऊपर, उनको पूरे सिस्टम का भी जायज़ा लेना है, और उनको देखना चाहिए कि क्यों 150 दिन हो गए हैं और ख़वातीन बग़ैर किसी वजह के उनको जेलों में बंद रखा है, और ख़वातीन के अलावा जो बाकी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनको पॉलिटिकल प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। हाल ही में रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के दौर को कैसे देखें? मेरे नज़दीक तो एक अदलिया बतौर बहुत कमज़ोर अदारे के सामने आई थी, और दूसरी कुछ हमें फ़ील हुआ कि कन्फ्यूज़्ड कोर्ट भी रही है। और देखिए, जैसे आपने देखा कि रातों रात एक उन्होंने अदालत खोल लगा के तो एक हुकूमत को ख़त्म कर दिया, अगले दिन फिर वो एक और उनकी जजमेंट 63A के हवाले से थी, वो उसको भी बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। फिर आपने इलेक्शंस के हवाले से देखा कि जो उसके ऊपर बहुत सारे शकूक व शुबहात पैदा हुए हैं कि आपने जजमेंट पास कर दी, इम्प्लीमेंट आपने नहीं करवाई।
तो ये सारी चीज़ें थी, उससे एक कमज़ोर और मुनक़सम अदलिया जो थी वो लोगों के सामने आई। अदालतों में इस वक्त 20 लाख से ज़ायद केसेस पेंडिंग चले आ रहे हैं। इस ताख़ीरी इंसाफ के पीछे वजह क्या है, जजेस या वकला? देखिए, बुनियादी ज़िम्मेदारी तो ये जुडिशरी की है, और दूसरा कवानीन में भी हुक्म है, लेकिन इतने नहीं। अगर चाहें तो प्रोसीजरली इसको बहुत बेहतर किया जा सकता है। एक दफ़ा मुझे याद है कि 2009 में जुडिशल पॉलिसी आई थी, जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी थे, तो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी की गई, लेकिन यहाँ पर कुछ ग्रुप्स ऐसे थे कि जिन्होंने उसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा एजिटेशन की। तो दूसरी बात यह है कि हमारा भी कसूर है, ये नहीं कि जो वकला साहिबान है उनका कसूर नहीं, हमारी भी कमिटमेंट लेवल उस तरह का नहीं रहता। हमें भी चाहिए कि हम अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस सियासतदान जब PTI छोड़ने का ऐलान करते हैं तो उनके केसेस ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा किस कानून के तहत मुमकिन? ये कानून के तहत तो मुमकिन नहीं है। ये बुनियादी तौर पे एक जो सियासी अमल है उसको रोकने का एक तरीक़ाकार है। और दूसरी बात यह है कि मुझे इसके ऊपर बहुत अफसोस है, जो भी एक पॉपुलर सियासी जमात होती है उसको टारगेट कर लिया जाता है, और ये उसी सिलसिले की कड़ी है, और ये यही चाहते हैं कि लोग पार्टियों का साथ छोड़ते जाएं। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट पार्टियाँ बना तो सकती, ख़त्म नहीं कर सकती। आपकी नज़र में बतौर माहिर कानून 90 दिन के बाद इस निगरान हुकूमत की आइनी हैसियत क्या है? बिल्कुल कोई आइनी हैसियत नहीं है। पहले भी इसी तरह चल रहा, नीचे भी जो हुकूमतें दोनों चल रही थी वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स हैं। लेकिन चूँकि हम यही तो कहते हैं कि पाकिस्तान में चूँकि आइन इस वक्त गैर फ़ाल है, इस वक्त अनडिक्लेयर्ड पाकिस्तान में मार्शल लॉ है, तो इसलिए अब आइन की बहाली की बात होगी। निगरान हुकूमतों का मैंडेट जो है, इसकी बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस मौजूद हैं, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए और एक लिमिटेड मकासद के लिए आती हैं। उनका बेसिक जो मकसद होता है वो यही होता है कि इंतखाबात, और उसके बाद वो फिर अपनी जिम्मेदारी सबकदोश हो जाए। क्या अगले इंतखाबात माइनस तहरीक इंसाफ होते हुए नज़र आते हैं? ये सियासी जमातों को बना सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। और मेरा ख्याल है कि वो कोई इलेक्शन नहीं होगा जो किसी भी इस तरह पार्टी को बाहर निकाल के, और वो पार्टी जो इतनी पॉपुलर है जिसकी वजह से वो इलेक्शंस नहीं करवा रहे, अगर उसके बगैर इलेक्शन होते हैं तो वो तो कोई इलेक्शन नहीं हो। अगर ऐसा हुआ तो वकला का रद्द-ए-अमल क्या हो? इलेक्शन ही नहीं होंगे तो वकला का क्या रद्द-ए-अमल होना है? हम लोग बिल्कुल जो चीज़ गैर आईनी है किसी भी सियासी जमात के साथ है, हमने तो आइन की और कानून की बात करनी है। सियासी जमातों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी भी चाहिए, और मैं समझती हूँ ज़्यादा ज़ोर से लड़नी चाहिए। जो हमें नज़र आ रहा है कि इस सियासी जमात ने वोटर तो पैदा किए हैं, कारकुन उस तरह नज़र नहीं आए। तो मेरा ख्याल है हिम्मत करनी चाहिए सियासी जमातों को, और अगर तहरीक इंसाफ के बगैर कोई इलेक्शन होता है इस वक्त, तो हम समझते हैं कि वो कोई इलेक्शन नहीं। क्या आइंदा जनरल इलेक्शंस अपने वक्त पर होते नजर आते हैं? जनरल इलेक्शन तो हो जाएंगे, वक्त पे होते हैं कि नहीं होते, जनरल ही होते हैं आपके इलेक्शंस। रबिया बाजवा की टीम से भी बातचीत हुई। गाजिया, आप रबिया की एसोसिएट भी हैं, आप वकला, सियासत हो या प्रोफेशन हो, इसमें किस किस्म की इंस्पिरेशन लेती हैं? इनसे मैंने सीखा है कि किस तरह से आप क्राइसिस में भी ग्रेस के साथ आप अपने प्रोफेशन में एक्सेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी किस्म की अनएथिकल प्रैक्टिस में आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक मेरा अपना ताल्लुक़ है मेरा काम करने का, वो इन्होंने मुझे सिखाया है क्लाइंट को कैसे डील करना है, और केस कैसे तैयार करना है, और यू कैसे करना है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली रिसर्च आपने किस तरह से करनी है, किस तरह से आपने केस को आगे लेके जाना है। वो सारी चीज़ें इन्होंने मुझे सिखाई हैं, और वो एक कंप्लीट गाइड है।